5 नंदों की एक भाभी। खिड़की से आ रही हवा की सरसराहट से प्रेम की आंख खुल जाती है और वह रजाई छिटक कर कमरे से बाहर आता है जहां उसकी 5 बहनें मिलजुल कर काम कर रही थी। रोमा, सब्जी कटी कि नहीं? बस या दीदी, थोड़ी देर और। उफ रोमा, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। प्रेम भैया ठीक 10 बजे दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। निम्मी, तू जाकर भैया की शर्ट इस्त्री कर दे और निकिता तू भैया को चाय दे आ। लो सिया दीदी, प्रेम भैया तो चाय की चुस्की पीने खुद चले आए। किचन के किवाड़ से सट कर खड़ा प्रेम बिना पलक झपकाए अपनी बहनों को एकटक निहार रहा था। तभी उसकी आंखों में ठहरे आंसू डबडबा जाते हैं। क्या बात है प्रेम भैया, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि मेरी 5 बहनें सयानी हो चली हैं। सच सिया, वक्त कैसे रेत की तरह हाथों से फिसल गया, जैसे कल की ही बात है जब तुम 5 अपने नन्हे कदमों से पूरे घर में कोलाहल मचाती थी। कल वही कदम इस घर की दहलीज को पार करके पराए घर चली जाएगी और इस घर की चहल पहल मेरी बहनों के बगैर सूनेपन की बेला में बदल जाएगी। बिल्कुल नहीं प्रेम भैया, ये घर यूं ही रोशन रहेगा, क्योंकि पहले इस घर में भाभी आएंगी, फिर हम 5 के हाथ पीले होंगे। हाँ प्रेम भैया, माँ बाबूजी के चले जाने के बाद आपने अपनी ख्वाहिशों का गला घोटकर हम 5 को पढ़ाया लिखाया, खुद भूखे रहकर हम 5 का पेट भरा। अब भाभी के आने के बाद ही हमारी डोली उठेगी। अपनी 5 बहनों की बात मानकर प्रेम शर्लिन नाम की लड़की से शादी कर लेता है। रईस घराने से होने के कारण शर्लिन बेहद ही घमंडी और अकड़ू किस्म की लड़की थी। भैया, आपके तो भाग्य ही खुल गए। वो कैसे भला? इसलिए क्योंकि आपको शर्लिन भाभी जैसी गोरी चिट्टी सुंदर बीवी मिली है। आज तो सारी रात हम भाभी से खूब गप्पे लड़ाएंगी। नहीं निम्मी, भाभी थकी हुई हैं, उन्हें आराम करने दो। फिर प्रेम शर्लिन कमरे की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगली सुबह प्रेम जल्दी उठकर दफ्तर चला जाता है। वहीं शर्लिन देर सवेर उठकर रसोई घर का रुख करती है, जहां निम्मी अपनी भाभी को गले लगाकर कहती है, गुड मॉर्निंग प्यारी भाभी, आज अपनी 5 ननद को कुछ अच्छा बनाकर खिला दो। ओफो, दूर हटो मुझसे। निम्मी छोटी बच्ची हो क्या? यू नो व्हाट, तुम नंदे होती ही टिपिकल हो, मक्खी की तरह भाभी के आजू बाजू भिनभिनाती रहती हो। खबरदार जो मेरे आगे नखरीली ननद बनने की कोशिश की। मैं तुम 5 की भाभी हूँ, इस घर की बाई नहीं जो तुम्हारी फरमाइश पूरी करती फिरूंगी। मगर भाभी, अगर मगर के मुहावरे ना बनाओ। मेरे आने से पहले भी तो तुम 5 ही इस चूल्हे चौके की चोचले बाजियां संभालती थी, अब भी तुम ही संभालोगी। मेरा सर फट रहा है, मैं कमरे में जा रही हूँ, जल्दी से मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। शर्लिन का उखड़ा स्वभाव देखकर 5 ननद के मन में संजोए ख्वाब एक ही क्षण में टूट जाते हैं। तभी अपनी 4 बहनों के मुंह पर पसरे फीकेपन को देखकर सिया बात को फेर बदल करती हुई कहती है, अरे तुम 4 किस सोच में डूब गई? सिया दीदी, आपने देखा नहीं क्या, भाभी हम 5 के साथ कितनी बेरुखी से पेश आई थी। हो सकता है शादी ब्याह के भाग दौड़ से भाभी का मन चिड़चिड़ा हो गया हो, हमें उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। सिया की बात मानकर 5 अपनी भाभी का मनपसंद खाना बनाकर मेज पर ठाठ से बैठी शर्लिन के सामने परोसती हैं। भाभी, खाना कैसा बना है? अगर मैंने अपने 5 ननद की तारीफ कर दी तो इनके पंख लग जाएंगे। सह सकोगी तो सच बताती हूँ, इतना अतरंगी खाना मैंने पहली बार खाया है। शिद्दत से खाना बनाया होता तो स्वाद लगता। कल से अंग लगाकर खाना बनाना। शातिर घमंडी भाभी सारा खाना चट कर के कमरे में चली जाती है और रोमा टूटे मन से कहती है, हम 5 ननद ने भाभी के लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया था, मगर भाभी को एक लम्हा नहीं लगा हमारे काम में नुस्ख निकालने में। अगली सुबह प्रेम के जाते ही शर्लिन अपनी 5 ननद को आवाज लगाती है, सिया, रोमा, निकिता, निम्मी, तानी, अरे कहाँ हो मेरी नल्ली निठल्ली नंदे, जल्दी यहाँ आओ। जी भाभी, आपने हमें बुलाया? हाँ, इस लिस्ट में मैंने तुम 5 के हिस्से का काम बांट दिया है। सिया और रोमा रसोई की जिम्मेदारी तुम संभालोगी, निकिता और निम्मी घर की साफ सफाई तुम करोगी, घर का एक एक कोना 24 घंटे क्लीन रहना चाहिए, और रोमा अब फुहरपना छोड़कर अच्छे से बर्तन घिसना, मुझे एक एक बर्तन चमचमाता चाहिए, और तू तानी सारे कपड़े तू धोएगी। मगर भाभी, कपड़े तो लॉन्ड्री में धुलते हैं। अब नहीं धुलेंगे। अरे जब बाहर वाले ही काम करेंगे तो तुम 5 बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? ये घर मेरे पति के पैसों पर चलता है, इसलिए हुक्म भी मेरा चलेगा, समझी? जी भाभी। चलो अब काम पर लग जाओ, और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर अपने भैया के सामने चूं भी कसा ना तो वो हश्र करूंगी कि सच बोलने का जज्बा मिट जाएगा। इस तरह शातिर शर्लिन अपनी 5 ननद के सीधेपन का फायदा उठाकर उन पर हुकूमत चलाती। 5 ननद सुबह शाम उसकी जी हजूरी में जुटी रहती ताकि उसका दिल जीत सके, मगर उनके अथक प्रयास के बाद भी अत्याचारी भाभी अपने कसाईपन से पीछे न हटी। एक दिन शर्लिन अपनी सहेली से बात कर रही थी।
और शर्लिन कैसा लग रहा है 5-5 ननद की भाभी बनकर? पूछ मत किया, पांचों ने नाक में दम करके रखा हुआ था। इन नखरीली ननद ने सारा दिन कमरे में बैठी बेड तोड़ती रहती है। सिया, रोमा, निम्मी, निकिता, तानी, कहाँ है मेरी प्यारी बहन? अच्छा किया, मैं रखती हूँ, बाय। जी भैया, आपने हमें बुलाया? क्या बात है प्रेम, बड़े खुश लग रहे हो। शर्लिन, बात ही खुशी की है। सिया, रोमा और तानी के लिए बहुत ही रईस घराने से रिश्ता आया है। खुशी इस बात की है कि मेरी 3 बहनों की डोली एक ही घर जाएगी। चलो अच्छा ही है, इस घर से ये 3 बला तो टलेंगी। कुछ ही दिनों में शर्लिन की 3 ननद अपने ससुराल चली जाती हैं, जिसके बाद शर्लिन को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। जिसके बाद निम्मी और निकिता पर कामों का दोहरा भार पड़ जाता है। बेचारी दोनों ननद सारा दिन भाभी के इशारों पर एक पांव पर नाचती रहती। गुजरते दिनों के साथ शर्लिन एक प्यारे से बेटे की माँ बन जाती है। निकिता, निम्मी, कहाँ मर गई दोनों निकम्मियाँ? क्या हुआ भाभी? रिकान में क्या लाउड स्पीकर सेट कर रखा है? मुन्ना कितना रो रहा है, संभालो इसे। मैं सो रही हूँ। ठीक है भाभी, आप सो जाइए। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है, जिसके साथ बाकी की दोनों ननद की भी शादी हो जाती है और कामों का जिम्मा शर्लिन के सर पर आ पड़ता है। निम्मी, निकिता, अरे कहाँ हो मेरी निकम्मी निठल्ली ननद रानी? आज चाय कॉफी नहीं मिलेगी क्या? अरे मैं तो भूल ही गई कि वो यहाँ है ही नहीं। अब तो अपना हाथ जगन्नाथ है। फिर शर्लिन कामों में जुट जाती है। तभी मुन्ने के रोने की आवाज से उसका ध्यान बढ़ जाता है और वह सारा दिन उसे गोदी में लिए बैठी रहती है। इस बीच सुबह से शाम बीत जाती है और भूख से छचन रही भाभी की आंखों के आगे अपनी 5 ननद के देखभाल की छवि चिटक पड़ती। तभी किया का फोन आता है। हाय शर्लिन, कैसी है? कुछ ठीक नहीं किया। शर्लिन सिसकते हुए किया को सारा वाकया बताती है। तू अपनी किसी ननद को फोन करके बुला ले। मैं उन्हें किस मुंह से बुलाऊं किया? अब बहुत देर हो गई है। मुझे उनकी कदर तब हुई है जब वह ससुराल चली गई। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके साथ सेहत शर्लिन का साथ छोड़ जाती है। ये खबर सुनकर 5 ननद भागती हुई अपनी भाभी से मिलने आती हैं। तुम 5 यहाँ? हाँ भाभी, जैसे ही सुना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कदम ससुराल में ठहरे ही नहीं। मगर अब आपकी ननद आ गई हैं। भाभी आप आराम कीजिए। अपनी ननद को अपनी फिक्र में चूर होता देखकर भाभी डबडबाई आंखों से बोलती है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी ननद। तुम 5 मुझ पर प्यार की बारिश लुटाती रही और मैं तुम्हें बदले में एक बूंद प्यार भी ना दे सकी। भाभी, बुरी यादें केवल कांटे की चुभन देती हैं। उन्हें भुला देने में भलाई है और हमारे दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं। आप आज भी हमारी भाभी हैं और हमेशा रहेंगी। तो इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। अब तक तुम 5 ननद ने मेरे नखरे उठाए, आज मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूं। शर्लिन अपनी 5 ननद का खुश मन से आदर सत्कार करती है, जो कि ननद भाभी की मधुर रिश्ते की सुनहरी शुरुआत थी। सचमुच बेटा, तीर्थ यात्रा पर जाकर जी को बेहद सुकून मिला है और केदारनाथ की तो बेला ही निराली थी। हाँ माँ, ये तो हमारा भाग्य था जो आखिरकार भोले की नगरी से भेंट हो गई। नरेंद्र अपनी माँ सुधा के साथ पूरे 1 सप्ताह बाद तीर्थ यात्रा से घर लौटा था। अभी दोनों ने दरवाजे से भीतर दस्तक ही दिया था कि एकाएक नरेंद्र के कानों में उसकी दुधमुही बेटी की बिलखने की आवाज गूंजती है। क्या हुआ बेला, क्यों रो रही है? ये बहू बेसुध होकर सो गई है क्या, या फिर उसने इस बात को बिसार दिया है कि वो एक बच्ची की माँ है? जाने कहाँ है। अभी सुधा ऐसा कही रही थी कि कमरे से आ रही किसी की खिलखिलाने की आवाज उसके कान में पड़ती है। रॉकी, क्या कर रहे हो? ये तो कायना की आवाज है। हाँ नरेंद्र, मगर ये दोहरी आवाज है किसकी जो बहू के कमरे से आ रही है? देखते हैं। नरेंद्र अपनी बेटी को बाहों में थामे जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि उसकी बीवी कायना किसी अनजान शख्स की बाहों में है, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और गुस्से में बौखलाकर सुधा कहती है, बहू ये क्या बेशर्मी है? पति के पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर होते तुझे शर्म नहीं आई? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस शख्स ने मेरा फायदा उठाया है, इसी ने मुझे बहकाया है। क्यों री बुढ़िया, तुझे क्या लगा कि मैं कुछ ऐसा बोलूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे इतनी बेहूदगी के बाद भी तुझे रत्ती भर की शर्म हया नहीं? सासू माँ, इसमें शर्माने जैसा मैंने किया ही क्या है? अरे इंसान जब एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो जाता है तो वह दूसरी वैरायटी चाहता है। जब खान पान और पहनावे को लेकर पसंद बदल सकती है तो फिर पति की क्यों नहीं? अगर आपकी नजरों में ये बेशर्मी है तो ठीक है, मैं बेशर्म बहू हूँ। सारा कसूर इस अनजान का है, इसी ने मेरी बीवी को बहकाया है। दूर हटो,
खबरदार जो रॉकी को हाथ भी लगाया। पति के प्यार का क्या अच्छा सिला दिया है तुमने। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारा घर? मेरे प्यारे पति देव, जिस दिन तुमने मेरे दिए पेपर पर साइन किए थे उसी दिन ये घर मेरे नाम हो गया था। जाओगे तुम तीनों यहाँ से? कायना, मेरी और माँ की न सही, बेला के बारे में तो सोचो। तुमने इसे अपनी कोख से जन्म दिया है। ये मेरी बेटी नहीं बल्कि एक बोझ है। अब ये रोना धोना बंद करके निकल जाओ यहाँ से, समझे? सुना नहीं तुम तीनों ने? निकलो यहाँ से। नरेंद्र अपनी बेटी बेला के लिए कायना के पैरों में बैठकर मिन्नतें मांगता है। बावजूद इसके वह बेशर्मी की सारी हदें पार करके उन्हें बेघर कर देती है। बेचारे पति के लिए बीवी की बेवफाई का मंजर मौत से कम न था। वहीं सुधा की आंखों के आगे भी बहू की बेशर्मी बार बार आ रही थी, जिसे याद करते हुए वह बीते दिनों में चले जाते हैं जब कायना बहू बनकर उनके घर आई थी। सुहाग की सेज पर बैठी बहू अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी नरेंद्र अंदर आकर कायना का घूंघट उठाता है। ऐसा लग रहा है कि आसमान से चांद उतरकर इस चार दीवारी में समा गया है। आखिरकार इतनी खूबसूरत बीवी मिली है मुझे। इसके बाद दोनों पति पत्नी शादी की रात सुनहरी शुरुआत करते हैं। गुजरते समय के साथ नरेंद्र अपने कामों में अस्त व्यस्त रहने लगता है। एक सुबह, नरेंद्र, हम दोनों को साथ बैठकर एक दूसरे से बात किए हुए बहुत दिन बीत गए। क्या आज हम कहीं घूमने चले? माफ करना कायना, वो क्या है ना, आजकल दफ्तर में काम का बहुत प्रेशर है। फिर कभी। वक्त की पाबंदी दोनों पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां ला देती है। इसी बीच कायना के पास उसकी सहेली आशना का फोन आता है। कैसी है कायना? शादी क्या हुई, तू तो ईद का चांद हो गई है। कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? बस नरेंद्र अपने बिजनेस में बिजी हैं और मैं घर के चौका बर्तन करने में। अरे ये तो हर लड़की के लिए लाजमी है। ससुराल पिंजरे के जैसा है जहां बहू नाम की चिड़िया बेचारी बाई बनकर चौका बर्तन में जीवन बिताती है। आशना के शब्द कायना के कानों में घर कर जाती है। उस रोज से उसकी सोच समझ गलत डगर पर जा पहुंचती है। माँ जी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, मैं वहीं जा रही हूँ। कायना आशना की पार्टी में पहुंचती है जहां पहली दफा उसकी मुलाकात रॉकी से होती है। आशना, तुम्हारी सहेली बेहद खूबसूरत है। कायना, ये मेरा दोस्त रॉकी और रॉकी ये मेरी अजीज सहेली कायना। कहीं न कहीं चालबाज रॉकी कायना की आंखों से उसके अकेलेपन को भाप जाता है और 2 मिनट की बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। आखिरकार रॉकी कायना के खातिर आकर्षण का केंद्र बन जाता है। समय गुजरता है। एक रात, कायना, आज रात मैं दफ्तर में रुककर काम करूंगा, इसलिए तुम सो जाना। कायना बिना किसी जवाब के फोन काट देती है और रॉकी को घर बुलाती है। हेलो रॉकी, मेरे पति आज घर पर नहीं है, तुम पीछे के रास्ते से आ जाओ। कुछ ही पल बाद रॉकी घर आता है। आखिरकार उस रात कायना बहू और बीवी की सारे बंधन तोड़कर बेशर्मी की हद पार कर देती है। उस दिन के बाद से ये हर दूसरे दिन का खेल बन गया था। रॉकी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेबी, तुम तो मेरी बुरी कंडीशन से बखूबी वाकिफ हो। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कुछ देर बाद, तुम्हें पाने के लिए मैं ये जरूर करूंगी। समय गुजरता है। एक रात जब नरेंद्र अपने कमरे में आता है तो चारों ओर फूल और मोमबत्तियां जल रहे होते हैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या बात, आज तो मोहतरमा मूड में है। नरेंद्र, आज मैं अपनी शादी की पहली रात के पलों को दोबारा से जीना चाहती हूँ। जहाँ नरेंद्र के लिए वह रात सुनहरी थी, वहीं कायना के लिए वो एक सोची समझी साजिश थी। कुछ दिनों बाद, माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। बहू तो सच बोल रही है। नरेंद्र, सुना तूने, तू बाप बनने वाला है। थैंक यू कायना, तुमने मुझे सारी खुशी दे दी। अब ये बच्चा मेरे लिए हथियार का काम करेगा। आखिर 9 महीने बाद कायना एक बेटी को जन्म देती है। नरेंद्र, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये घर बार, जमीन जायदाद सब तुम्हें दिया। सिर्फ बातों के चौधरी बनने से होता है? करके दिखाओ तो जानो। आखिरकार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए बेशर्म बहू सब कुछ हथिया लेती है। 1 महीने बाद, रॉकी, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे खिंचे खिंचे क्यों रहने लगे हो? जैसे ही वह रॉकी के करीब आने की कोशिश करती है, वह उसे जोर से धक्का देता है। अब देखो, बेताल की तरह गले पड़ी रहती है बेशर्म बला। रॉकी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे लिए मैंने सारे रिश्ते न्यौछावर कर दिए। अरे इसमें तेरा स्वार्थ शामिल था। मैंने तेरी प्रॉपर्टी के लिए तुझसे प्यार का ढोंग रचाया था, वरना रॉकी किसी की झूठन नहीं खाता। ये घर अब मेरा है, समझी?
जो दाव तूने अपने पति के साथ चला मैंने उसी को दोहरा दिया। अब मैं तुझ जैसी बेशरम को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल यहाँ से। कायना को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। बहुत खोजबीन के बाद उसे अपने पति का पता चलता है और वह उनके पास आती है। नरेंद्र, मुझे माफ कर दो। ना मैं एक अच्छी बहू बन सकी, न बीवी और ना माँ। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूँ। मैंने अपने मंगलसूत्र का मान मिटा दिया। कायना, शादी का संबंध मन से मायने रखता है। तुम्हें अपने किए का मलाल है, मेरे लिए यही बहुत है। ये नरेंद्र का बड़प्पन ही था जो उसने सब कुछ भुलाकर कायना को स्वीकार किया। आज की दुनिया में आशना जैसे लोग हर मोड़ पर इस मौके के साथ खड़े हैं कि कब आपकी गृहस्थी की तितर बितर कर दे। इसलिए कायना की जैसी गलती से सीख लें, क्योंकि हर शख्स नरेंद्र नहीं। सोहनगढ़ गांव में रहने वाले गरीब रामदीन की 5 बेटियां रेखा, सुधा, छाया, गौरी और निशा। एक रात की बात है। रेखा के बापू, कौन से चिंता में डूबे हुए हो? मेरी परेशानी तुम्हें पता तो है गंगा। 5 बेटियां कब जवान हो गई पता ही नहीं चला। जिस गरीब बाप के पास एक बेटी के ब्याह की जोड़ जमा पूंजी भी नहीं, वो 5 बेटियों का घर कैसे बसाएगा? भगवान पर भरोसा रखो रेखा के बापू। अगर उसने हमें गरीबी के दलदल में धकेला है तो वही संभालेगा। वैसे भी जोड़ियां तो ईश्वर बनाता है। वैसे रज्जो ने अपनी रेखा के लिए एक रिश्ता बताया है। अब एक बार लड़के वाले के घर भेंट कराइए। अगली भोर रामदीन एक फीका पुराना कुर्ता पहन लेता है, मगर उस गरीब के लिए वह कुर्ता नायाब और नए से कम न था। वह हलवाई के यहाँ से मिठाई का एक डिब्बा खरीदकर लड़के वाले के पते पर पहुँचता है और झिझकते हुए कहता है, जी नमस्ते, मैं रामदीन। अरे आओ आओ रामदीन, बैठो। चरणजीत बेहद ही चतुर इंसान था। वह मीठे मुंह बात करके लोगों को अपनी बातों की तराजू में तोल मोल लेता था। रामदीन की खूब खातिरदारी होती है। कुछ देर बाद, तो क्या सोचा आपने? देखो रामदीन, तुम्हारा सौदा जरा फीका है। रेखा का रंग सांवला है, मगर बेटियों को रंग के मारे ठुकराना चरणजीत के खून में नहीं। बस तुम 2 लाख रुपए दहेज और 1 तोले की चेन अंगूठी दे दो। बाकी सारा सामान तो आजकल राह चलते भिखारी भी भर भर के देते हैं। अरे भाई साहब, अगर एक बेटी होती तो कर्ज लेकर मैं इतना दान दहेज दे देता, मगर इस गरीब बाप के बूढ़े कंधों पर 5 बेटियों के ब्याह का बोझ है। कुछ तो दया कीजिए। देखो रामदीन, मेरे बेटे के लिए रईस घरों के रिश्ते की लाइन लगी हुई है, मगर मैंने तो ये सोचा कि किसी गरीब की बेटी का घर बस जाए। अगर मांग मंजूर है तो शादी पक्की समझो। ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। रामदीन ने हामी तो भर दी थी, मगर गरीबी के हालत उसकी आंखों के सामने घिरे जा रहे थे। वह सारे रास्ते सोचते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद, सुधा, छाया, गौरी, रेखा, निशा, कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? अरे जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है बाबूजी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। ये लो मिठाई खाओ मेरी बच्चियों, रेखा की शादी पक्की हो गई। इस पर चारों बहनें रेखा को बधाई देती हैं। देखते ही देखते शादी की तारीख पास आने के साथ तैयारियां शुरू होती हैं। अजी, तुमने बताया नहीं, शादी के लिए पैसे कहाँ से आए? खेत बेचकर गंगा। क्या आपने खेत बेच दिया? अरे रेखा के बाद 4 बेटियां और ब्याही बाकी हैं। बगैर खेत के कल को क्या करेंगे, कुछ सोचा है? ये क्या किया? तो मैं और क्या करता गंगा? अगर खेत न बेचता तो आज कहाँ से लाता दहेज के पैसे? कुछ देर बाद रेखा की शादी होने के साथ गरीब बाप अपनी बेटी को दुआएं देकर विदा करता है, जिसके बाद वह गरीब बाप कभी ईंट की भट्टी पर काम करता तो कभी अनाज की बोरियां ढोता। एक रात रामदीन काम से थका मांदा घर आता है। उसके हाथ पाँव में फफोले पड़ चुके थे। ये क्या बाबूजी, आपके हाथों में फफोले कैसे पड़ गए? अरे बेटी, छोटी सी छीलन है, मैं ठीक हूँ। बाबूजी, अगर सब ठीक है तो आप अपनी चारों बेटियों से नजरें क्यों चुरा रही हैं? अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं। बाबूजी, आप जानते हैं ना कि आप हमसे झूठ नहीं बोल पाते। आपको हमारी कसम, सच बताइए। ये सुनकर गरीब बाप की आंखें तरबतर हो जाती हैं और वह अपने दिल का बोझ अपनी बेटियों के सामने खोलता है। पता नहीं उस भगवान ने मुझ गरीब की झोली में 5 बिटियां क्यों डाल दी। तुम भी सोचती होगी ना मेरी बेटियों की, कैसा मेरा गरीब बाप है।
तुम्हें 2 वक्त की रोटी के सिवा तुम्हारे कोई अरमान पूरे न कर सका। ऐसा ना कहिए बाबूजी, ये क्या कम है कि आपके रहते हम बहनों को भूखे पेट रात काटनी पड़ी। अब आपकी बाकी बिटिया आपका कंधा बनेगी, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगी। अब रामदीन की चारों बिटिया भी अपने पिता के साथ काम करने लगी, जिसे देखकर एक रोज भट्टी पर काम करने वाला जीतलाल रामदीन की झड़पते हुए कहता है, अरे रामदीन, तू तो बड़ा बेशरम बाप निकला। जवान बेटियों को अपने साथ खटनी करता है, शर्म हया बेच खाई है क्या? अब क्या बेटियों की कमाई से उनका ब्याह करेगा? अरे जब तेरे बस की नहीं थी तो क्या जरूरत थी गरीबी में 5 बिटिया पैदा करने की? जीतलाल की ऐसी बातें सुनकर गरीब बूढ़े रामदीन की आंखों में ठहरे हुए आंसू छलक पड़ते हैं। उसकी नजर जमीन में गड़ी हुई मगर एक बेटी कहाँ चुप बैठने वाली थी। सही कहा चाचा, मगर आप तो बेऔलाद हैं, फिर चंदा चाची क्यों खेतों में बनिहारी करती हैं? फिर आपकी नजर शर्म से क्यों नहीं झुकती? सुधा के सच्चे बोल जीतलाल के जुबान पर चुप्पी की चपत जड़ देती हैं। समय बीतता है और जोड़े हुए पैसों से छाया की शादी हो जाती है। यकीन नहीं होता गंगा कि मेरी दूसरी बेटी भी आज घर से विदा हो गई, मगर अभी मुझ गरीब बाप के कंधों पर 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। अजी फिक्र मत करो, जहाँ 2 बेटियों का बेड़ा पार हो गया 3 का भी हो जाएगा। रामदीन बिना रुके मेहनत किए जा रहा था। सारा दिन खेतों में काम करता और ज्यादा पैसे कमाने के खातिर शाम को भट्टी पर ईंट का बोझ ढोता, मगर धीरे धीरे सेहत उसका साथ छोड़ने लगी और आखिरकार उसे बीमारी के बिस्तर ने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में गाँव वालों ने भी तीनों बहनों पर बंदिशें लगाना शुरू कर दी। निशा, गौरी, सुधा, क्या हुआ मेरी बेटियों? आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई तुम? पता नहीं माँ, खुशियाँ जैसे हम गरीबों के घर का पता भूल गई हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाबूजी बीमार पड़े हैं और हमें कोई भी काम नहीं दे रहा। अपनी बेटियों की बात सुनकर गरीब रामदीन का मन चिंताओं में घुले जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। समय बीतता गया, जिसके साथ उनके घर का चूल्हा जलने पर भी आफत पड़ गया। ये दिन दिखाने से अच्छा तो तू मेरी मिट्टी उठा ले भगवान। अभी तो 3 बेटियां ब्याहना बाकी हैं और तूने मुझे बीमारी की जकड़न में घेर लिया। अगर ये बाप अपनी बेटियों का कन्यादान किए बगैर मर गया तो फिर गांव जमाना मुझे धिक्कारेगा। अरे मुझ पर तौमत लगाएगा। कोई तो रास्ता दिखा भगवान। रामदीन कुड़ते हुए ऐसा कह ही रहा था कि दरवाजे पर उसके बचपन का दोस्त दयाराम आ खड़ा होता है, मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना का जवाब भेजा हो। रामदीन, मेरे दोस्त, ये क्या हालत बना ली है तूने? अरे दयाराम, तू बरसों बाद यहाँ? तू तो बड़ा बाबू साहब बन ठन कर आया है। अरे भगवान, चाय पानी तो पिलाओ। आज इस गरीब सुदामा के घर में उसका सखा आया है। गंगा जैसे तैसे दयाराम के लिए बगैर दूध के चाय बनाकर देती है। भूल चूक माफ करना भाई साहब, मगर इसके सिवा घर में कुछ नहीं है। दयाराम, इनसे मिल, ये मेरी बिटिया है, सुधा, गौरी और निशा। तीनों बहनें झट से दयाराम के पांव छूकर प्रणाम करती हैं। तीनों बहनों की छवि दयाराम के मन में बस जाती है और रामदीन और दयाराम काफी देर तक बात करते हैं और फिर बस मौत आने से पहले किसी तरह बेटियों के कन्यादान के कर्ज से उबर जाना चाहता हूँ। डरता हूँ कहीं मेरी बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। रामदीन, तू तो जानता है मेरे 3 बेटे हैं, तीनों अपने पैरों पर खड़े हैं। शहर में अच्छा खासा कारोबार और घर-बार है। बस मकान को घर बनाने वाली बहू चाहिए। अपनी तीनों बेटियां मेरी झोली में डाल दे। दयाराम की जुबान से ये सुनकर गरीब रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठते हैं और वह कहता है, अरे तूने तो मुझ गरीब बाप को कृतार्थ कर दिया। मेरी बेटियों को इतना अच्छा घर वर मिल रहा है। इस गरीब बाप को और क्या चाहिए। आखिरकार रामदीन की तीनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में दयाराम के बेटों से हो जाती है। रामदीन ने कहाँ सोचा था कि उसकी गरीब बेटियों को इतनी ऊंची गृहस्थी नसीब होगी। कड़वा कथन है, मगर आज भी न जाने कितने गरीब बाप के कंधे बेटी के ब्याह के बाद आजीवन सूदखोर के ब्याज और कर्जदारों के बोझ तले दबे हुए हैं। ठंड का कड़कता मौसम। उस कड़कती ठंड में सविता कूड़ा बीन रही थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, एक का नाम रुबीना, दूसरे का राजू था। उनके पास कोई घर नहीं था। बहुत बड़े कचरे के कंपाउंड में एक खराब गाड़ी के अंदर सविता और उसके दोनों बच्चे रहते थे।
जिससे उनका ठंड में सर बच सके। दोनों बच्चे पिछली शाम से बहुत भूखे थे। तभी कूड़ा बीनते हुए सविता को एक बूढ़ा ठंड में ठिठुरता सोता हुआ मिलता है और वह कहती है, इन बाबा को कितनी ठंड लग रही है, इन्हें शॉल उड़ा देती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो भगवान बस मेरे बच्चों के लिए खाना दे दे, वही बहुत है। उम्मीद करती हूँ बाबा इससे आपकी ठंड कम हो जाएगी। ये कहते ही सविता अपनी शॉल उन सोते हुए बाबा को उड़ाकर आगे बढ़ जाती है और कूड़ा बीनती है। जहाँ एक औरत कचरे में खाना डालने आती है कि सविता कहती है, अरे रुकिए रुकिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो ये बचा हुआ खाना आप मुझे दे दीजिए, मेरे बच्चे कल शाम से बहुत भूखे हैं। ठीक है, ले लो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, जूठा ही सही बच्चों के लिए खाना तो मिला, कम से कम मेरे बच्चे से खाकर जिंदा तो रहेंगे। ये कहते ही सविता वो जूठा खाना लेकर अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है और कहती है, रुबीना, राजू बेटा, ये खाना खा लो। अरे राजू, माँ खाना ले आई, आजा जल्दी से खा ले। बहुत भूख लग रही है। अच्छा हुआ माँ आप आ गई। पर ये क्या, आपकी शॉल कहाँ है? इतनी ठंड हो रही है, बर्फ भी गिर रही है। बेटा, एक बूढ़े अंकल थे, वो बहुत ठंड से ठिठुर रहे थे, उन्हें मुझसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। माँ आप कितनी अच्छी हो, आप सबके बारे में इतना सोचती हो, तो भगवान जी हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते? हम तो अच्छे हैं ना, फिर हम ऐसे टूटी फूटी कार में कूड़े के ढेर के पास क्यों रहते हैं? हमारा घर भी नहीं है, खाने के लिए हमें कचरे से काम चलाना पड़ता है और आप कूड़ा ढूंढती हैं। अब तेरी बातों का मेरे पास जवाब तो कोई नहीं, पर भगवान की जो मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अगर वो चाहेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल खाना खा लो। माँ, हम अकेले नहीं खाएंगे, आपने भी कुछ नहीं खाया, हमारे साथ खा लीजिए आप भी, प्लीज मना मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है बच्चों। ये कहते ही सविता अपने बच्चों के साथ खाना खाती है और वह उस टूटी कार में जैसे तैसे सो जाते हैं। पर सर्दी की ठंडी ठंडी हवाएं उस कार में उन बच्चों को लग रही थी। बेचारे बच्चों पर कोई मोटा स्वेटर भी नहीं था। फिर रात भर बर्फबारी होती है, जिससे हर जगह बर्फ ही बर्फ जम जाती है। सुबह होते ही सविता कूड़ा बीनने के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे कूड़ा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता सिवाय सफेद बर्फ के। ये सब क्या हो रहा है? अगर मुझे कूड़ा नहीं मिला तो उसके बदले में मैं बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगी? इस बर्फ में कूड़ा ढूंढना बेहद मुश्किल है, सब जम गया है, एक तो इतनी ठंड है, काश कोई स्वेटर शॉल दे देता। सविता जैसे तैसे अपने हाथ से बर्फ को हटाकर कूड़ा ढूंढने की कोशिश करती है। वहां उसे एक प्लास्टिक की बोतल मिल जाती है और वो कहती है, एक बोतल निकालने में ही हाथ जम गए, कूड़ा बीनते बीनते पता नहीं क्या होगा। बच्चे वहां अकेले हैं। इस तरह सुबह से शाम तक सविता अपने बच्चों के लिए बर्फ में कचरे को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करती है, फिर कचरे वाले के पास उसे दे देती है, जिसके बदले में उसे कुछ चंद पैसे मिलते हैं और उन पैसों से अपने बच्चों का वो पेट भरती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। पर एक दिन जब वह कचरे को बीनकर हाथ में खाना लिए घर लौटती है तो कचरा उठाने वाले सरकार के ऑर्डर से उस जगह को वो साफ कर देते हैं और आसपास से कचरा उठा लेते हैं, जिसमें उनकी वह टूटी फूटी कार भी चली जाती है। वह एकमात्र उनके सर की छत थी, एक घर था जिससे वह ठंड में बच सकते थे। तभी बच्चे रो रो कर कहते हैं, माँ अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारी तो कहीं रहने की जगह ही नहीं बची। अब तो बर्फ भी पड़ने लगी है 2-3 दिन से, कहीं इस ठंड में हम भगवान को प्यारे ना हो जाए। मैं उन्हें रोकती हूँ, साहब ये क्या हो रहा है, आप इस कचरे को क्यों हटा रहे हो, क्या होने वाला है यहाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो चलो इस जगह को खाली करो, एक तो इतनी बू आ रही है, इस कचरे में रह रहे थे क्या? हटो, यह जगह हमें साफ करनी है, अब यहाँ मॉल बनने वाला है, तुम जैसे लोगों ने यहाँ कचरा बना दिया है। साहब ऐसा मत कीजिए, फिर हम कहाँ रहेंगे? कहीं भी जाओ पर इस जगह को खाली करो, वरना धक्के मार कर निकाल दूंगा। तभी सविता बर्फबारी में अपने बच्चों और पोटली को लिए वहां से निकल जाती है और कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो ना। हाँ माँ, कहीं चलो ना, बहुत हवा लग रही है यहाँ। तुम फिक्र मत करो बच्चों, वही सोच रही हूँ मैं। बहुत आगे चलने के बाद सविता अपने दोनों बच्चों के लिए एक खंबे की लाइट के पास पहुंचती है, जहां कचरे का ढेर था। वह उन कचरे के डिब्बों को आगे आगे रख लेती है और दीवार के सहारे बच्चों के साथ बैठ जाती है और कहती है, बच्चों मैंने ये कूड़े के डिब्बे को आगे आगे इसलिए रख दिया ताकि ठंडी हवा ना लगे, और लाइट भी है, यहाँ बाकी कचरे से तो हमारा गहरा नाता है, यही हमारा घर है, चलो सो जाओ। हाँ माँ, लोगों के पास आलीशान घर होता है और हमारा कचरा घर है,
ये कहते ही सविता के दोनों बच्चे उसकी गोद में सर रख कर सो जाते हैं, जहाँ सविता भी लोरी गाकर सो जाती है। अगले दिन आसपास के लोग वहाँ कूड़ा फेंकते हैं, जो बच्चों और सविता के मुंह पर कूड़ा गिरता है। जी कितनी बदबू आ रही है, किसने किया? ये कौन है हम पर कूड़ा डाल रहा है? अरे जब कचरे में रहोगे तो कचरे के ऊपर कचरा ही फेंकेंगे ना। ऐसे लोगों पर तो और कचरा फेंकना चाहिए, डाल दो सारा कचरा यहीं पर। अरे अब ऐसा मत कीजिए। तभी सारे लोग एक एक करके उन पर कचरा फेंकते हैं, जिनसे वह बचने के लिए अपने बच्चों को उठाकर चली जाती है। सविता अपने बच्चों के लिए कड़कती ठंड में भीख मांगती है तो भीख भी नहीं मिलती। तभी एक कार के पीछे वो भीख के लिए भागती है। अरे अरे भाई साहब रुकिए रुकिए, अरे भाई साहब कुछ तो मदद कर दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, बहुत ठंड लग रही है, हमें कोई तो सहारा दे दो। वो भागती है, इतने में एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है। दोनों बच्चे रोने लगते हैं। तभी उस गाड़ी में से शेफाली निकल कर आती है और कहती है, अरे ये मुझसे क्या हो गया? बच्चों मुझे माफ कर दो, मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल ले चलती हूँ। आंटी आंटी हमारी मम्मी को बचा लीजिए, उनके सर से खून बह रहा है, उन्हें ठीक कर दीजिए। चिंता मत करो बच्चों। तभी शेफाली सविता को कार में ले जाती है और उसके बच्चों को बिठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर सविता को मरहम पट्टी करता है। तभी वो होश में आकर कहती है, मेरे बच्चे रुबीना, राजू कहाँ हो? मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हारे दोनों बच्चे ये रहे। माफ कर दो, मेरी गाड़ी से तुम्हारी टक्कर हो गई। तुम अपना घर बताओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ देती हूँ। मैडम जी हमारा एक कचरा घर था, जहाँ हम कचरे में रहते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है, हमारे पास कोई घर नहीं है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उनके खाने के लिए ही मैं भाग रही थी। क्या तुम्हारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है? चिंता मत करो, अब से तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। तुम मेरे घर में एक कमरे में रह लेना और साफ सफाई का काम कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा, और आप फिक्र मत करना मैडम, मैं आपके घर पर बहुत अच्छे से काम करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल तुम्हें आराम करना है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर नेक दिल शेफाली सविता और उसके बच्चों की मदद करते हुए अपने घर में पनाह देती है, जहां हफ्ते भर में ठीक होने के बाद सविता उसके घर में बहुत अच्छे से काम करती है, जिससे उसके बच्चे स्कूल जा पाते हैं। और अपनी मिली तनख्वाह में से सविता गर्म कपड़े, कंबल और खाना खरीद कर गरीब लोगों में बांटा करती थी, सिर्फ इसलिए कि जो उसने दिन देखे हैं वो कोई और गरीब ना देखे। इसीलिए दोस्तों, आपके हाथ चाहे कितने भी खाली हों या भरे, हमेशा दिल से सबकी मदद करनी चाहिए। राजीव अपनी महबूबा श्रीवल्ली के साथ घूम रहा था। तभी श्रीवल्ली कहती है, राजीव मुझे बहुत प्यास लग रही है, इतनी गर्मी है कि प्यासी नहीं रह सकती। चलो ना, इस पार्क के दूसरी दिशा में नदी है, वहीं चलते हैं। अरे मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, पैसे क्यों खर्चा करना, 2 कदम ही तो चलना है। चलो फिर वहीं चलते हैं। दोनों उस पार्क से निकलकर नदी के पास जाते हैं, जहाँ राजीव को मीठा मीठा चमकता हुआ जामुन का पेड़ भी दिखाई देता है, और वो कहता है, अरे वाह श्रीवल्ली, देखना यहाँ तो जामुन का पेड़ भी है। और तुम्हें पता है जामुन मुझे कितने पसंद है। मैं इन जामुन को तोड़ता हूँ, तुम तब तक पानी पी लो। अरे हाँ, जामुन तोड़ना, मुझे भी खाने हैं। श्रीवल्ली जैसे ही पानी पीने के लिए जाती है तो पानी में से एक चुड़ैल निकलकर उसका गला पकड़ लेती है। दूसरी ओर राजीव के जामुन तोड़ते ही दूसरी चुड़ैल उसे बंदी बनाकर हंसने लगती है। अरे चुड़ैल, ये क्या हो रहा है? छोड़ो हमें। राजीव तुम ठीक तो हो ना? अरे मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पता नहीं यहाँ चुड़ैल कैसे आ गई। छोड़ो हमें, मैंने कहा छोड़ो। जामुन खाना है ना तुम दोनों को, आ जाओ, मैं जामुन खिला देती हूँ। नहीं, हमें माफ कर दो, हमें कोई जामुन वामुन नहीं खाना। कैसे नहीं खाओगे, मैं खिला देती हूँ, इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारी आगे हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने ना जामुन खाना है ना पानी पीना। ठीक है, एक शर्त पर छोड़ देंगे, थोड़ा सा गाना गाकर दिखाओ हमें। हमें नहीं आता। अगर गाना गाकर और नाचकर नहीं दिखाया तो अभी जामुन बना देंगे। नहीं, ऐसा मत करना, हम कर रहे हैं। राजीव के हाथ तो खोल दो। श्रीवल्ली की बात सुनकर पहली चुड़ैल उसके हाथों को खोल देती है। फिर दोनों नाचते गाते हैं। तेरी झलक का शर्फी, श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। तेरी झलक का शर्फी, बातें करे दो हरफी। तो भी कर श्रीवल्ली। कोका 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 कड़ी दे कोका कोटा, मंटू चुस्तारू
పుట్టి పుట్టి గోనె వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు ఊ అంటావా మామ ఊ అంటావా మామ ఊ అంటావా మామ ఊ అంటావా మావా। आय हाय छी छी छी, कितना गंदा पुट्टी पुट्टी वाला गाना गा रही है। अरे पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका गाना। ओ अंटावा मामा ओ अंटावा मामा ओ अंटावा मामा ओ अंटावा मामा। अरे ये इंडियन आइडल का स्टेज है क्या, जो आप इसके गाने के मजे ले रही हो? अरे इन्हें जामुन बनाएंगे, हमारे जामुन पेड़ की शोभा भी तो बढ़ानी है। अरे हाँ, मैं तो बोल गई थी। ए तुम दोनों से कह रही थी चुपचाप ये जामुन खा लो और खा जाओ, नहीं खाया तो हम तुम्हें खा जाएंगे। चल मुंह खोल और खा ले जामुन। हम नहीं खाएंगे, छोड़ो हमें जाने दो। ऐसे नहीं मानेंगे ये, मुझे ही इन्हें जामुन खिलाना होगा। तभी दोनों चुड़ैल जबरदस्ती से उन दोनों को जामुन खिला देती हैं, जिसके बाद वह जामुन बन जाते हैं और जमीन पर पड़े दोनों जामुनों को जामुन के पेड़ पर लटका देती हैं। ये काम बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। इतने सुपर डुपर कॉल चुड़ैल हैं, ऐसे कहाँ जो भी आएगा नदी के पास पानी पीने या हमारे जामुनों को खाने, उसे तो हम जामुन बना ही देंगे। बिल्कुल, हमारे जामुन के अलावा कोई नहीं लेगा इन जामुनों को। चलो खाते हैं आज जामुन के पेड़ पर जामुन पार्टी। तीनों चुड़ैलें हवा में उड़कर जामुन के पेड़ पर बैठ जाती हैं और जामुन तोड़कर खाने लगती हैं। आहा, क्या मीठे मीठे जामुन है। ले बहन और जामुन खा ले। ऐसा कहकर दोनों जामुन खाती हैं तो एक आदमी उन जामुन को देखकर पत्थर से जामुन तोड़ने लगता है, पर टूटता नहीं। एक बार जोर से पत्थर मारता हूँ, फिर जामुन गिरकर आएंगे। वो पत्थर मारता है तो पत्थर दूसरी चुड़ैल के सर पर लग जाता है, जिससे तीनों चुड़ैल उसे घेर कर कहती हैं, बहन के पकौड़े, नीम की चाल, टेढ़ी चाल, भूखे नंगे, तूने जामुन के चक्कर में इतनी जोर का पत्थर मारा कि मेरी टांट फूट गई। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। पता होता कि तुम यहाँ बैठी हो तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, मुझे तो बस जामुन खाने थे। अच्छा, तुझे जामुन खाने थे, आजा मैं जामुन खिलाती हूँ। ये ले खा, आकर आ। चुड़ैल के ऐसा कहकर डरते डरते किशोर मुंह खोलकर उसके जामुन खा जाता है। तत्पश्चात वो जामुन में तब्दील हो जाता है, जिसे चुड़ैल अपनी जामुन के पेड़ में ही लटका देती है। आहा, अर्ज किया है जो भी हमारे जामुनों को खाएगा, अर्ज किया है जो भी हमारे जामुनों को खाएगा उसे जामुन बनाकर ही पेड़ पर लटका दिया जाएगा। वाह 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 वाह, क्या शायरी की है। इस तरह जो भी उनके जामुन के पेड़ के पास आकर जामुन खाने की कोशिश करता या उस नदी का पानी पीता तो चुड़ैलें उन्हें जबरदस्ती जामुन खिलाकर उन्हें जामुन बना दिया करती थी। इस बात का अंदाजा आसपास के कुछ लोगों को हो जाता है, क्योंकि उनके घर परिवार के सदस्य गायब हो जाते हैं तो वो तांत्रिक बाबा से उसकी शिकायत करते हैं, पर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। आखिर वह चुड़ैल ऐसा क्यों करती थी? क्या जामुन के पेड़ और नदी का कोई रहस्य है जो इन तीन चुड़ैलों से जुड़ा है? पूरी बात क्या है, इसे जानने के लिए कहानी के अंतिम भाग में चलते हैं। एक बार शनाया अपनी बेटी के साथ खेलते हुए नदी का पानी पीने जाती है, तभी चुड़ैल उसे पकड़कर जामुन खिलाकर जामुन बना लेती है और पेड़ में लटका देती है। शनाया उसे कुछ कहती, इतने में एक तांत्रिक बाबा उसका हाथ खींचकर साथ ले आता है और वह कहती है, तांत्रिक बाबा, आपने मुझे यहाँ क्यों खींचा? आप जानते हैं ना, मेरी बेटी को उन चुड़ैलों ने जामुन बनाकर लटका दिया। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। नहीं बिटिया, ऐसा मत करो, वरना वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी। उन चुड़ैलों ने सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, अधिकतर लोगों को जामुन बनाकर जामुन के पेड़ पर लटका दिया है। बाबा, मैं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती, मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है। क्यों कर रही हैं वो ऐसे? इस बात का जवाब वो ही दे सकती हैं, लेकिन अब उन्हें रोकने का वक्त आ गया है। उसके लिए मुझे आज पूजा करनी होगी। आज की रात वो बहुत कमजोर है चुड़ैलें। बाबा, कैसे भी करके मेरी बेटी को वापस ले आइए बस। तांत्रिक उसे धैर्य रखने को कहता है और कई मंत्रों का जाप कर उन चुड़ैलों के विरुद्ध एक खंजर बनाकर तैयार करता है और शनाया जामुन के पेड़ से जामुन खाने की एक्टिंग करती है, जिससे चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, आजा आजा, तू भी जामुन खा ले, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। मुझे तुम्हारे जामुन खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे मेरी बच्ची वापस लौटाओ, वरना आज तुम्हारा खेल खत्म। अच्छा, तो छोटी सी बच्ची तेरी ही थी और तू हमें धमकी देने आई है? जा नहीं देंगे हम तेरी बेटी। क्या कर लेगी? बहुत कुछ कर सकती हैं वो और मैं, अभी पता चल जाएगा। तभी तांत्रिक उस खंजर से जामुन के पेड़ पर एक लकीर बना देता है, जिससे तीनों चुड़ैल झटके खाकर गिर जाती हैं और कहती हैं, तो कौड़ी के तांत्रिक,
क्या किया है तूने ऐसा? ये क्या हुआ हमारे साथ? मैं बताता हूँ क्या हुआ आज। आज तुम बहुत कमजोर हो और मेरे पास शक्तिशाली खंजर है। तुम तीनों उससे एक बार में मर जाओगी। इस पेड़ पर एक लकीर खींच चुका हूँ। अगर 2 लकीर बन गई उसके बाद इस पेड़ के साथ ही जलकर तुम तीनों भस्म हो जाओगी। उससे पहले साफ साफ बता दो, तुम तीनों लोगों को जामुन बनाकर क्यों मार रही हो और क्यों पानी पीने नहीं देती नदी का? हम बताते हैं, हमें कुछ मत करना। दरअसल कुछ साल पहले हमारे पिता ने इस जगह जामुन का पेड़ लगाया था, जिसे हमें खाने का बहुत शौक था। बार बार यहाँ आया करती थी हम। पर एक दिन झुमरूलाल ने हमें कहा, अरे इतनी बड़ी लड़की होकर शर्म नहीं आती? तुम मेरे जामुन के पेड़ से जामुन चुराती हो। दोबारा ऐसा किया तो पुलिस से जेल में डलवा दूंगा। अगर हम अपने पिता के लगाए हुए जामुन के पेड़ से थोड़े से जामुन खा लेंगे तो इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? ये जमीन अब मेरी है तो इसका पेड़ का जामुन भी मेरा है। हम तो बार बार यहाँ जामुन खाने आएंगे। जो करना है कर लो। हाँ, जो करना है कर लो। अब मुझे देखो मैं क्या करता। ये कहकर झुमरूलाल तीनों लड़कियों को एक बार में नदी के अंदर धकेल देता है। तैर ना पाने के कारण वह मरकर चुड़ैल बन जाती है। समझ आया, इसलिए हम लोगों को मारते हैं। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं तुम बाकियों के साथ भी ऐसा करोगी, इसलिए तुम्हें जाना होगा। ये कहते ही तांत्रिक उन पर भस्म डालता है। तभी शनाया उस खंजर से एक लकीर और बनाती है, जिससे जामुन के बने हुए लोग वापस आते हैं और तीसरी लकीर बनाते ही वह पेड़ जलने लगता है, जिसके साथ तीनों चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती हैं और सब खुशी खुशी रहकर उस पेड़ के जामुन खाते हैं।